ये उन दिनों की बात है जब मैंने एक नई कार खरीदी थी और मैं अपनी ये नई कार लेकर सीधे अपने दोस्त के घर पर गया। मेरी नई कार देखकर सुमित बहुत ही खुश हुआ और मुझे नई कार की बधाई देते हुए बोला, भाई आखिरकार तुम्हारे वर्षों का सपना आज पूरा हो ही गया है। फिर मैंने सुमित से कहा, बिल्कुल ठीक कहा भाई तूने, आखिरकार ये पल आ ही गया। चल आज हम दोनों भाई इस नई कार से घूम कर आते हैं। फिर हम दोनों कार से एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अभी मैं कार को ड्राइव करते हुए जा ही रहा था कि तभी सुमित के मोबाइल पर कॉल आ गया और जब सुमित ने फोन पर बात की तो उसे पता चला कि उसके एक दोस्त की 12 मई की शादी है। और सुमित फोन पर बात करने के बाद मुझसे बोला, भाई एक शादी है इसी 12 तारीख की, तू चलेगा क्या? इस पर मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे यार, वो भी इसी कार से। कार वाली बात सुनकर सुमित बहुत ही खुश हो गया और खुशी खुशी में बोला, ये तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा, खुद की गाड़ी से जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। फिर हम दोनों मंदिर में गाड़ी की पूजा पाठ करवा के घर लौट आए और फिर कुछ दिनों के बाद 12 तारीख नजदीक आ गई तो सुमित ने मुझे याद दिलाने के लिए फिर से कॉल किया कि प्लान के अनुसार 12 तारीख को निकलना है। जिस पर मैंने सुमित को कह दिया कि हाँ भाई मुझे याद है, तो परसों सीधे मेरे घर पर आ जाइयो, वहीं से निकल जाएंगे। और फिर प्लान के अनुसार सुमित और मैं 12 तारीख की सुबह देशपुर के लिए गाड़ी से रवाना हुए उस शादी में शरीक होने के लिए। अभी हम दोनों जा ही रहे थे कि तभी मैंने सुमित से कहा, भाई किस रास्ते पर जाना है? इस पर सुमित ने बोला कि यार ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि किस रास्ते से जाना है, मैं जब पिछली बार आया था तो उस वक्त मैं ट्रेन से आया था। सुमित के इतना कहते ही मैंने बोला, अरे भाई फिर ऐसे कैसे जाएंगे? जिस पर सुमित ने फौरन ही अपने दोस्त को कॉल किया तो उसने फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि भाई अभी तुम कहाँ पर हो? जिस पर सुमित ने बोला कि मैं यार अपने दोस्त राजेश के साथ आ रहा हूँ, पर हम दोनों को रास्ता नहीं पता और हम इस बार अपने कार से आ रहे हैं। इस पर उसने बोला कि पुलिस चौक से दाईं तरफ मुड़ जाना और सीधा रोड पकड़ कर जाओगे तो तुम्हें एक जंगल दिखाई देगा। जब तुम उस जंगल के अंदर पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें दो रास्ता दिखेंगे, तो तुम दाईं तरफ की रोड से आ जाना और वहीं से कुछ ही दूरी पर मेरा गांव है। दोस्तों इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। फिर मैं कार को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। जब मैं पुलिस चौक पहुंचा तो सुमित ने कहा कि भाई यार मुझे प्यास लगी है, 1 मिनट के लिए कार यहीं पर रोक दे, मैं पानी लेकर आता हूँ। सुमित के इतना बोलते ही मैंने कार एक साइड में रोक दी तो सुमित कार से नीचे उतरा और वो वहीं पास के एक दुकान पर जाकर पानी लेने लगा कि तभी उसने वहीं पर खड़े आदमी से पूछा, भाई साहब हमें देशपुर जाना है। सुमित के इतना बोलते ही वो आदमी घबरा गया और एक गंभीर आवाज में बोला, भाई यही रास्ता है जो वहां तक जाता है, पर वहां पर संभाल कर जाना। इतना बोलकर वो आदमी चुप हो गया और सुमित पानी लेकर कार के अंदर आ गया। तभी सुमित ने पानी पीते हुए मुझे उस आदमी के बारे में बताया कि वो आदमी रास्ता बताते वक्त काफी घबरा रहा था और साथ ही संभल कर जाने को बोला। अब वो क्यों घबरा रहा था ये बात तो हम दोनों को भी समझ में नहीं आई। खैर हम दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर। हमें उस रास्ते पर बढ़ते बढ़ते अब 2 से 3 घंटे बीत गए थे, पर ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी मैंने सुमित से कहा, भाई यार दोपहर से शाम होने को आई है और अब तक उस जंगल का कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा है, और कितना दूर है वो जंगल? अभी हम उस जंगल के बारे में बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे कुछ आगे वो जंगल दिख गया जिसकी हमें तलाश थी। उस जंगल के दिखते ही मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाई और उस जंगल वाले रोड पर गाड़ी ले ली। अभी गाड़ी उस जंगल वाले रोड पर कुछ आगे गई ही थी कि तभी मैंने नोटिस किया कि अचानक ही अंधेरा कुछ ज़्यादा ही छा गया है। उस अंधेरे के चलते मुझे गाड़ी की हेडलाइट चलानी पड़ी और अभी हम उस रोड वाले रास्ते से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से मैं थोड़ा कपकपाने लगा। अभी मैं सुमित को ये बताने ही वाला था कि तभी सुमित बोला, भाई अचानक से ठंड क्यों लगने लगी है? सुमित की ये कहते ही मैं चौंकते हुए बोला, भाई ये कौन सी जगह है जहाँ मई के महीने में जनवरी वाली सर्दी रहती है? अभी मैंने इतना कहा ही था कि इसी बीच गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही ब्लिंक करने लगी। हेडलाइट को इस तरह ब्लिंक करता हुआ देखकर सुमित ने मुझसे कहा, भाई ये क्या कर रहा है? एक तो वैसे यहाँ पर इतना अंधेरा है और ऊपर से यहाँ पर एक भी लाइट के खंभे भी नहीं है। अभी सुमित बोल ही रहा था कि मैंने उसे बीच में टोकते हुए बोला, यार ये सब मैं नहीं कर रहा, ये अपने आप ही हो रहा है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी गाड़ी की हेडलाइट
बिल्कुल ही बंद पड़ गई और हेडलाइट के बंद पड़ते ही मैंने उसी वक्त गाड़ी की ब्रेक लगा दी। गाड़ी के रोकने के बाद जब मैंने बाहर देखा तो वहां पर पूरा अंधेरा था। वो अंधेरा इतना गहरा था कि बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। लाइट्स ऑफ होते ही हम दोनों थोड़े से घबरा गए, क्योंकि उस रास्ते पर सिर्फ इकलौते हम ही थे। क्योंकि अब तक कोई भी गाड़ी ना तो आती हुई दिखी थी और ना ही जाती हुई। अभी हम दोनों यही सोच रहे थे कि क्या करें कि तभी गाड़ी की हेडलाइट फिर से जल उठी। लाइट की जलते ही सुमित जोर से चीखते बोला, भाई ये कौन है? इस पर जब मैंने सामने देखा तो मेरी भी हवा टाइट हो गई। तभी मैंने हकलाते हुए बोला, यार ये लड़की कौन है? वो भी इतनी रात को और इस सुनसान रास्ते पर कहाँ जा रही है? उस लड़की को देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई। इस पर सुमित ने कहा, भाई ये कहीं चुड़ैल तो नहीं है? लाइट का ब्लिंक करना और उसके बाद अचानक से कार की हेडलाइट ठीक हो जाना, ये तो फिल्मों में जब चुड़ैल आती है तभी ऐसा होता है, और वही आज हम दोनों के साथ हो रहा था। सुमित के इतना बोलते ही मैंने सुमित से कहा, क्यों डर रहे हो यार, मैं हूं ना। इतना बोलने के बाद मैंने उस लड़की के पाँव की ओर देखा तो उस लड़की का पैर सीधा था। जिस पर मैंने सुमित से कहा कि अरे यार वो लड़की जंगल से लकड़ी लेकर घर जा रही है, देख नहीं रहे? उसके सर पर लकड़ी की गठरी रखी है। और फिर जब मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो अभी शाम के 7 ही बज रहे थे। इस पर मैंने सुमित को कहा, डरो मत, वो भी हम दोनों की तरह एक इंसान है, क्योंकि चुड़ैल का पैर पीछे होता है। और इतना बोलते ही सुमित उस लड़की की ओर देखने लगा और ये देखकर सुमित के जान में जान आई। फिर मैंने कार को स्टार्ट किया और आगे की ओर कार लेकर जाने लगे। अभी मैं कार को आगे लेकर जा ही रहा था कि तभी मुझे जंगल के अंदर रास्ता दिखाई दिया। तो मैंने सुमित से कहा कि यार हम दोनों तो खामखा डर रहे थे, वो लड़की इस रास्ते पर लकड़ी लेकर आ रही है। फिर मैंने कार उस लड़की के पास रोक दी तो वो लड़की रुक गई। तो मैंने उस लड़की से पूछा, अरे सुनो, हमें देशपुर जाना है। तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी वहीं जा रही हूँ। उस लड़की ने इतना बोला ही था कि तभी सुमित ने कहा कि भाई इस लड़की को कार में बैठा लेते हैं ताकि हम दोनों को रास्ता बता दे। सुमित के इतना बोलते ही मैंने कहा ठीक है, और सुमित ने उस लड़की से बात करके उस लड़की को कार के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया और हम आगे जाने लगे। अभी मैं कार ही चला रहा था कि सुमित ने उस लड़की से कहा, यहाँ से देशपुर कितना दूर है? अभी मैं कार को चला ही रहा था कि तभी वो दो रास्ता दिखाई दिए। तो मैंने कहा कि किस तरफ मुड़ना है? जिस पर सुमित ने कहा कि दाएं तरफ, पर उस लड़की ने बताया कि बाईं तरफ से जाना है, इस रास्ते से चलोगे तो जल्दी ही पहुंच जाओगे। उस लड़की के इतना बोलते ही मैंने कार को बिना सोचे समझे बाईं तरफ मोड़ लिया। कार को उस रास्ते पर चलाते चलाते अब 1 घंटा बीत गया था, पर अभी तक वो गांव नहीं आया था और ये जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि अभी यहाँ से वो गांव कितनी दूर है? पर उस लड़की ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो सुमित ने पीछे की ओर घूम कर देखा तो अब वो लड़की कार में मौजूद नहीं थी और उस सीट पर लड़की की बजाय अब वहां पर बहुत सारे सांप थे। सांपों को देखकर सुमित बहुत ही जोर से चिल्लाया, भाई सांप! इतना बोलते ही मैंने देखा कि एक सांप मेरे पैर के पास आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और इसी बीच मेरा बैलेंस बिगड़ा और मेरी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई और तभी मेरा सर स्टीयरिंग से जोर से टकरा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतना ज्यादा अंधेरा था कि मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर मैं उठकर आगे की ओर गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामने दीवार है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कमरे के अंदर हूँ कि तभी कमरे में लाइट ऑन हो गई और लाइट के ऑन होते ही मैं एकदम से हैरान हो गया कि ये कमरा नहीं बल्कि एक जेल है। तभी मुझे याद आया कि सुमित कहाँ पर है। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी मेरे कंधे पर कुछ टिप टिप करके गिरने लगा। तो मैंने सर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो किसी आदमी का सर उस दीवार पर लटका हुआ था। उस सर से खून टपक रहा था और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं पूरी तरह से थर थर कांपने लगा। डर की वजह से मेरे लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे कि तभी किसी के आने की मुझे आहट सुनाई दी और उस आहट को सुनकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया कि तभी वो लड़की इंस्पेक्टर के रूप में आई जिसे मैंने रास्ते में लिफ्ट दी थी, पर उस लड़की की आंखें नहीं थी और ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। तभी मैं डरते बोला, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। कि तभी किसी ने बोला कि जाने तो देंगे हम तुम्हें, पर मुझे वो हाथ लाकर देना होगा। और फिर जैसे वो सामने आया तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने देखा कि उस शैतान के 2 सिर थे,
एक इंसान का था और दूसरा शैतान का। तभी उसने बोला कि अगर तुम वो हाथ लाकर दे दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। उस शैतान के इतना बोलते ही मैं डरते हुए बोला, आप क्यों नहीं जा सकते? तो इस पर उस शैतान ने बताया कि उस स्थान पर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं, हम जैसे शैतान नहीं। और जब तुम्हें वो हाथ मिल जाएगा तो तुम्हें सामने 2 दरवाजे दिखाई देंगे, तो तुम बाएं तरफ के दरवाजे से अंदर आ जाना। जब तुम दरवाजे के अंदर आओगे तो तुम यहाँ पर आ जाओगे। जिस पर मैंने उस शैतान से कहा कि पर तुम हमें छोड़ दोगे ना? इस पर शैतान ने कहा कि जब मुझे हाथ मिल जाएगा तो मैं और तुम्हारे दोस्त को भी छोड़ दूंगा। कि तभी वो लड़की मुझे उस जेल से निकालकर सुमित के पास लेकर जाने लगी। वहाँ पर मैंने देखा कि हर एक लॉकअप में इंसान के कंकाल थे, जिसे देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। और इसी बीच में सुमित के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि सुमित के सर से खून निकल रहा था। उसे देखकर मैं अब और भी ज़्यादा डर गया कि सुमित को आखिर हो क्या गया। फिर सुमित मेरी तरफ देखकर रोने लगा। सुमित के रोते ही उस लड़की ने सुमित को भी लॉकअप से निकालकर एक जंगल की ओर लेकर जाने लगी। वो जंगल इतना घना था कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हम उस अंधेरे जंगल में आगे की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे कि तभी अचानक से वो लड़की रुक गई। तो उस लड़की ने कहा कि इसी कब्रिस्तान के अंदर वो हाथ मिलेगा। वो लड़की इतना बोलकर वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही हम दोनों को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों अब करें तो करें क्या। तभी हम दोनों डरते हुए उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे। जैसे ही हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर गए तो उस कब्रिस्तान के अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों बहुत ही घबरा गए थे। हम दोनों डरते हुए आगे की ओर जा ही रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। तभी हम दोनों ने डरते हुए पीछे की ओर देखा तो किसी आदमी का सर लुढ़कते हुए हमारे पास आ रहा था, जिसे देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और तभी भागते हुए आगे की ओर जाने लगे। अभी हम दोनों भागते हुए जा ही रहे थे कि इसी बीच अंधेरा होने की वजह से हम दोनों एक पेड़ से टकरा गए और वहीं पर गिर पड़े। तभी सुमित को कोई घसीटते हुए लेकर जाने लगा कि तभी मैं उठकर सुमित के पीछे जाने लगा। तो मैंने देखा कि सुमित घसीटते हुए जा रहा था, पर उसका पाँव किसने पकड़ा था? अंधेरे की वजह से वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था और घसीटे जाने की वजह से सुमित अब जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था कि तभी सुमित अचानक से गायब हो गया। और ये देखकर मेरी भी रूह कांप गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो हाथ मुझे दिखाई दिया तो मैं उस हाथ की तरफ जाने लगा कि तभी सुमित अचानक से मेरे सामने आ गया और उसने मेरा गला पकड़ लिया। तो मैंने देखा कि अब सुमित की भी आंखें नहीं थी। मैं सुमित से जैसे तैसे करके अपना गला छुड़ाकर भागने वाला था कि तभी सामने एक बच्चा आ गया, जिसे देखकर मैं डर गया। तभी उस बच्चे ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और इतना सुनते मैं वहीं पर रुक गया, पर अभी भी मुझे डर था कि वो बच्चा मुझे कुछ कर ना दे। तभी उस बच्चे ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? तो मैंने उसे सारी बात बताई। इस पर उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम उस हाथ को टच करोगे तो वैसे ही तुम्हारी आत्मा शरीर से निकलकर हमेशा के लिए यहीं पर भटकती रहेगी। इस पर मैंने उस बच्चे से बोला, मेरा दोस्त भी आया था। तो उस बच्चे ने कहा कि वो तो मर गया। फिर मैंने कहा कि पर अब मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? तो उस बच्चे ने कहा, आओ मेरे साथ। तभी वो बच्चा मुझे एक पेड़ के पास लेकर गया और उस बच्चे के जाते ही उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा हॉल हो गया। तो इस पर उस बच्चे ने कहा कि इस हॉल के अंदर जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओगे। अब मैं उस बच्चे के कहने पर उस पेड़ के अंदर चला गया और जब सामने देखा तो मैं उस जंगल के बाहर के रास्ते पर था। फिर मैं वहाँ से घर लौट आया और उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी भी उस तरफ नहीं गया। दोस्तों, उस हादसे में मेरे एक दोस्त की जान चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रास्ते पर हमारे साथ ये घटना हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। बता दूं कि मेरे दीदी की शादी को करीबन 3 साल होने को आए थे। दरअसल दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उस बच्चे का नाम नीकू था। देखने में वो बड़ा ही प्यारा था, लेकिन किसी वजह से हम लोग उससे मिलकर नहीं आ पाए थे। उसकी वजह ये थी कि उनका दूर चले जाना, क्योंकि मेरे जीजाजी इन दिनों एक जॉब किया करते थे। वो सरकारी अधिकारी थे। दरअसल वो किसी ऑफिस के मामले के लिए घर से दूर रहते थे। इन दिनों उनकी जॉब हरियाणा में लगी हुई थी और मुझे भी अब हरियाणा के लिए निकलना था। कहते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और अक्सर वो ही चीज़ें अनजाने में हमारे साथ घट जाती हैं। लेकिन क्या हो जब हम उस चीज़ के बारे में जानते हों
और उसके बाद भी हम उसे खुद जाकर गले लगा लें, या फिर यूं कहें कि हम किसी मुसीबत को बुलावा खुद पे खुद ही दे दें। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। वैसे तो मैं साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को अलग बनाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं इन चीज़ों के बारे में कैसे सोच समझ सकता हूँ, लेकिन आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट ना होकर एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। खैर, आइए जानते आखिर क्या हुआ था मेरे साथ ऐसा, जिसके बाद मैं खुद से ही नफरत करने लगा था। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब हमारे गांव से ट्रेन निकलती थी। हमारे गांव से महज थोड़ी ही दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था। उसका नाम था बाड़ीपुर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन जितना दिखने में अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं उतना ही रात में वो सुनसान और डरावना बन जाता था। उसकी एक वजह ये भी थी कि रात को यहाँ पर कोई नहीं आता था, क्योंकि यहाँ एक हल्का और छोटा सा इलाका था जहाँ पर लोगों का आना जाना काफी कम होता था। ऐसा नहीं था कि स्टेशन के ऊपर कोई भीड़ कम रहती थी। सुबह तो यहाँ पर काफी अच्छी लाइन लगी होती थी, लेकिन जैसे दोपहर के बाद शाम होने को आती थी तो उसके साथ ही स्टेशन के ऊपर एक चुप्पी छा जाती थी। ऐसा लगता था कि अब स्टेशन के आजू बाजू में कोई भी मौजूद नहीं है। देखने में ये नज़ारा काफी खामोश लगता है, लेकिन कभी कभी जब सूरज आसमान से पूरी तरह से गायब नहीं होता तो यही नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है मानो जैसे मन को भा जाए। फिर उसी दिन शाम के करीबन 6:30 बजे के आसपास जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसी तरह का नज़ारा कुछ महसूस हुआ। देखने में ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इसी बीच जब मेरी नज़र सामने की तरफ नजर आने वाले स्टेशन मास्टर पर पड़ी तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रहा था। उसकी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। इसीलिए मैं उसके पास पहुंचा और मैंने कहा, अरे स्टेशन मास्टर जी, कैसे हैं आप? उसने मेरी शक्ल देखते हुए कहा, अरे बेटा भावेश, तुम आज इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने उन्हें घूरते हुए कहा, अरे मास्टर जी, आप भी कैसी बात करते हैं? अभी कहाँ रात हुई है, और पूरी रात में तो मुझे सफर ही करना होगा। इतना कहने के बाद मैं हल्का सा मुस्कुराया और तभी स्टेशन मास्टर ने कहा, देखो बेटा, यहाँ से कुछ देर बाद एक ट्रेन गुजरने वाली है और इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। कहते हैं इस स्टेशन को शाम के बाद बंद कर दिया जाता है। जो भी इस स्टेशन से रात को निकलता है वो अपने साथ कुछ अजीब चीज़ें ले जाता है। दोस्तों, ये सुनकर मैं स्टेशन मास्टर का मुंह ताकने लगा और उस पर हंसते बोला, अरे अंकल जी, आप ही कैसी बात करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना कहकर मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन उन्होंने कहा, देखो बेटा, आजकल की पीढ़ी इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, वरना इन चीज़ों का हमारी दुनिया में होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना सुनने के बाद मैंने अपने सामने खड़े उस स्टेशन मास्टर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा सच में कुछ नहीं होता सर, ये सब तो लोगों का भ्रम होता है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी स्टेशन मास्टर ने मेरी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, वैसे भी मुझे आज की नाइट ड्यूटी मिल गई है, पता नहीं कल जिंदा बचूंगा या फिर नहीं। उनकी बात को सुनकर मेरे मन में थोड़ी टेंशन होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो अकेले थोड़ी ना है जो स्टेशन पर पहरा देने वाले थे। इससे पहले भी काफ़ी लोग होते थे जो स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करते थे। मैंने स्टेशन मास्टर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आप तो स्टेशन मास्टर हैं, आप क्यों यहाँ पर पहरा देने वाले हैं और यहाँ रुकने की क्या नौबत आ गई? तो उन्होंने बताया कि आज हमें रात को रुकने के लिए कहा गया है। सुना है अब हमारे काम को नाइट शिफ्ट में ऐड कर दिया गया है। और ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि हमारे गांव के अंदर जो स्टेशन है उसके ऊपर नाइट ड्यूटी भी लगती है। मैंने सुना था कि उस स्टेशन को रात में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर उसके बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन ऐसा होना भी लाजमी था क्योंकि उस स्टेशन के आजू बाजू का इलाका एकदम सुनसान ही रहता था। तभी मैंने सोचा कि शायद अब स्टेशन को खोल दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्टेशन खोलने के बाद कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। मगर मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ यहाँ से खड़ा नहीं होने वाला था। मुसीबतें तो आगे आगे मेरा इंतज़ार कर रही थी और अब बस मुझे इंतज़ार था तो ट्रेन के आने का। किसी तरह मैंने स्टेशन मास्टर को शांत किया और उसके बाद मैं ट्रेन के इंतज़ार में वहीं पर पड़ी एक बेंच पर बैठकर उस स्टेशन मास्टर से इधर उधर की बातें करने लगा। तभी मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई। इसी बीच मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो टिकट लाना ही भूल गया हूँ। और उसके बाद मैं जल्दी से उठा और टिकट काउंटर की तरफ जाने लगा तो स्टेशन मास्टर ने कहा, अरे बाबू साहब, क्या कर रहे हो? तो मैंने उन स्टेशन मास्टर को बताया कि अरे वो क्या है कि मैं जल्दी जल्दी में अपनी टिकट लाना ही भूल गया हूँ।
तुम 2 मिनट के लिए रुकना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद मैं जल्दी से टिकट काउंटर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी स्टेशन मास्टर ने कहा, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो टिकट काउंटर बंद हो चुका है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से चले जाइए, और बाई चांस आपको ट्रेन में टीटी मिल जाए तो आप फ़ोन पर मेरी बात करा देना। उसके बाद उस स्टेशन मास्टर ने मुझे अपना नंबर दे दिया, और ट्रेन वहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। तो मैं जल्दी से भागता हुआ एक लोकल वाली बोगी में चढ़ गया, जिसके अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तभी मैंने देखा कि उस लोकल बोगी के अंदर मेरे अलावा कुछ 6 जने और बैठे हुए थे, और उन्हें देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। भला मेरे साथ साथ कुछ 6-7 जने और भी थे जो आराम से सफ़र कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं भी ट्रेन के फाटक पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा देखने में बड़ा ही मज़ा आता था। इसी बीच मैंने अपना फ़ोन निकाल लिया और फ़ोन चलाने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, अबे नीचे गिरना है क्या? सीट पर क्यों नहीं बैठ जाता? खाली पड़ी है सीट। इतना सुनते ही जब मैंने पीछे मुड़ते हुए देखा, तो मैंने पाया कि वो एक लंबा चौड़ा आदमी मुझे तिरछी आंखों से देख रहा था। तो मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, तुमको क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पर बैठूं या फिर सीट पर? तुम अपना काम करो। मैंने इतना कहा ही था कि उसने मुझे एकदम से पकड़ लिया और पीछे की तरफ खींच लिया। सच में वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उसकी ताकत इतनी थी कि एक पल के लिए तो मैंने अपने शरीर का साथ लेना ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे की तरफ गिरा, तो मैं उसके ऊपर गुस्से से भड़कते हुए बोला, अरे यार, तुमको दिक्कत क्या है? और फिर इसी बीच एक चीज उस फाटक से टकरा गई। अगर मैं उस जगह पर होता तो शायद अब तक मैं मर चुका होता, क्योंकि वो इतनी तेज गति से टकराई थी कि उस दरवाजे के आगे लगा हुआ लोहे का डंडा भी एक बार के लिए मुड़ गया था। और उस वक्त मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी को पहले से कैसे पता था कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस आदमी को पहले से पता हो और वो पहले यहाँ पर सफ़र करता हो। लेकिन मेरे इतना कहने के बाद उस आदमी ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप वहाँ से आगे निकल गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी की हरकत क्या बयां कर रही थी। फिर बाद में मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद मुंह मोड़ते हुए वहाँ से आगे निकल गया। इस बार मैं फाटक पर नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं दरवाजे पर बैठने की बजाय सीट पर आकर बैठ गया और बाहर का नज़ारा देखने लगा। फिर दूसरे ही पल जब मैंने बोगी के अंदर अपनी नज़र घुमाई, तो उसके अंदर मेरे अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इस चीज़ को देखकर एक बार के लिए मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आया। तभी मैंने एक लंबी सांस खींच ली, और उसके बाद फिर से मैंने ट्रेन के बाहर देखा, तो मैंने पाया कि ट्रेन अब एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। मैंने देखा कि उस इलाके की तरफ मुझे ज़्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। आसपास की झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे थे। फिर इसी बीच ट्रेन घूमती चलती एक जगह पर पहुंच गई, और फिर उसके बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। तभी मैंने देखा कि मुझे सामने की तरफ लंबी लंबी और बड़ी बड़ी लाइट दिख रही थी, और उन लाइट के नीचे मुझे 2 या 3 लोग खड़े हुए नजर आने लगे। और तभी ट्रेन की बोगी में किसी की दाखिल होने की आवाज आई, और इस आवाज को सुनते ही एक बार के लिए जब मैंने इधर उधर देखा, तो हैरान की बात यह थी कि मुझे वहां चारों तरफ कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद अचानक मेरे कान में आवाज आई, अरे भाई साहब, उस तरफ क्या देख रहे हो? मुझे देखो, मुझे टिकट देखनी है। इतना सुनते ही जब मैंने पलटकर पीछे देखा, तो मैंने पाया कि सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ वो कोई और नहीं बल्कि टीटी ही था। टीटी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर मैंने कहा, आइए सर। इतना कहकर मैं अपनी जगह से उठ गया और उसके बाद अपनी जेब टटोलने लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो टिकट लाना ही भूल गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन करने लगा, लेकिन साला इस वक्त मेरा फ़ोन भी मेरा साथ छोड़ चुका था, क्योंकि यहाँ पर तो नेटवर्क की दिक्कत थी। उसके बाद मैंने उस टीटी के सामने पूरी बात जाहिर कर दी, और मेरी बात को सुनकर उसने कहा, तो आप विकास स्टेशन मास्टर को जानते हैं? वो तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप उन्हीं के आदमी हो? टीटी की इस बात को सुनकर मुझे उसके ऊपर गुस्सा तो आया, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता था। उल्टा मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, अरे साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ही हूँ वो आदमी जो उनके कहने पर ही ट्रेन में बैठ गया था, वरना मैं टिकट लेकर ही आने वाला था। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी मेरे फ़ोन में नेटवर्क आ गया, और मेरे फ़ोन पर एक रिंग बजने लगी। इस बार फ़ोन स्टेशन मास्टर का ही था, तो मैंने टीटी से बात करवा दी।
टीटी भी मान गया और वो उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे से बात करने लगा। फिर कुछ देर के बाद मैंने उस टीटी को बहुत सारी बातें बताई जो मेरे साथ बोगी में हुई। इतना सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। तभी उसने कहा, क्या उन लोगों ने आपको छुआ था? तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं फाटक के पास बैठा हुआ था तो उसने मुझे एकदम से पीछे की तरफ खींच लिया था, यानी कि मैं उनके टच में आ गया था। मेरी इस बात को सुनकर वो टीटी भी पूरी तरीके से हताश हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने टीटी की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आप मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुमने उन लोगों के शरीर को छूकर अच्छा नहीं किया, अब वो तुम्हारी कभी भी जान ले सकते हैं। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उस टीटी ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे उतरना कहाँ है। तभी मैंने उसे पूरी बात बता दी कि मुझे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरना है और वहाँ से उतरकर मैं सीधा अपनी दीदी के घर चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, तुमको उसी स्टेशन पर उतरना है जो कि एक प्रेत बाधित स्टेशन है। प्रेत का नाम सुनते ही फिर से मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। ऐसा नहीं था कि मैं इन चीज़ों से डरता नहीं था, भले ही मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अंधेरी रात में एक नॉर्मल इंसान का इन चीज़ों से खौफ खा जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी मेरे अंदर भूत प्रेत जैसी ताकतों को सहने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट के एकदम पास पहुंच गई और वहां पर पहुंचते ही टीटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो डर कर मत जाना, आराम से सांस दिखाकर जाना। हो सकता है तुम्हारे ऊपर कभी भी खतरा मंडरा जाए, लेकिन हिम्मत रखना और इस हिम्मत को तोड़ना मत। दोस्तों इतना कहने के बाद उस टीटी ने अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन इसी बीच में समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है जो वो मुझे बताना नहीं चाहते। उसके बाद मैं ट्रेन से नीचे उतरा और अचानक ही मुझे और भी लोगों के कदम पटकने की आवाज आने लगी और इसी बीच जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 5 लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। दरअसल चलते फिरते ही उन्होंने अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए थे। उनके हाथों में एक संदूक भी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने उस संदूक के अंदर से खून की बूंदें बाहर गिरने लगी और उसके बाद एक हाथ बाहर लटकने लगा। मैं समझ गया था कि इनके अंदर किसी की लाश थी और इतने में एक आदमी मेरे इतने करीब पहुंच गया कि मुझे पता ही नहीं चला और वो मेरे करीब इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैं इसी सोच में था। तभी उसने मेरा गला एकदम से पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। अब मेरी सांसें अटकने लगी थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और बाहर की तरफ वो आदमी मुझे लगातार जकड़ता जा रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करना शुरू कर दिया और अब उस आदमी के हाथ भी ढीले पड़ने लगे थे और फिर एक तेज रोशनी सामने पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान का ही एक रूप था जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ, यहाँ तक कि मेरे हाथ पर भी श्री कृष्ण का टैटू बना हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि फिर मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी दीदी के घर पर था और लगातार 7 दिन तक मैं तेज बुखार में तड़पता रहा। लेकिन दोस्तों मैं आज तक इस चीज़ को नहीं जान पाया हूँ कि वो 5 लोग कौन थे जिन्होंने चलते फिरते अपने कपड़े बदल लिए और फिर मेरी जान लेने पर उतर आए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो कौन थे और उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की? ये बात आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राज